हेलो हेलो। हेडिंग क्या बनाना है? मुगल, मुगल राजवंश। हाँ, इब्राहिम लोदी पे लिख लिया था ना। अब मुगल राजवंश हेडिंग बनाइए, मुगल। कुछ पढ़ के आओगे तब तो पता चलेगा। नहीं पढ़ के आए, तो पढ़ के आए होते तो ये समझ गए होते दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, और दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद मुगल राजवंश शुरू हुआ। जब पढ़ेंगे हम थोड़ा तब दिमाग हमारा खुलेगा। पढ़ना जरूरी है ना। मुगल राजवंश को हम कैसे देखेंगे, इसके प्रमुख शासक कौन रहे, कुछ जो शासक महत्वपूर्ण उन पर चर्चा होगी। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें इनकी राजनीति कैसी रही, इनका प्रशासन कैसा रहा, है ना, इनकी राजनीति, इनकी संस्कृति, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी रही, इनका समाज कैसा रहा। इतने एंगल्स पे हम लोग देखेंगे। हम्म, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। संस्कृति और कला कर सकते हैं, हाँ? कला। तो 1526 से अगर हम देखें 1707 का समय आप ले लीजिए औरंगजेब की मृत्यु तक का। उसके बाद तो उत्तरवर्ती मुगल हैं। उत्तरवर्ती मुगलों पे बहुत ज़्यादा हम बात करते नहीं हैं। उसमें 12 शासक हुए, अधिकतर शासक जो बेअंदाज टाइप के हैं, जिन पे चर्चा बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होती। मुगल राजवंश की स्थापना कैसे हुई, कैसे मुगल आए? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लोदियों का समय जब तक आया, लोदियों के समय तक आते आते दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गई। लोदियों के समय में दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत अपनी शक्ति के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए जानी जाती थी, वो दिल्ली सल्तनत अब कमजोर पड़ गई। और इब्राहिम लोदी के समय तक आते आते आप देखते हैं विरोधियों की संख्या दरबार में भी बहुत बढ़ गई, और अलग अलग जो राजा हैं उनका भी विरोध इब्राहिम लोदी को देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी कान का बहुत कच्चा व्यक्ति था। कान का कच्चा व्यक्ति का मतलब ये होता है कि सुनी सुनाई बातों पर तुरंत असर कर जाना। वो अपने अधिकारियों पर बिल्कुल संदेह करता था, अपने परिवार के भी जो लोग थे उन पे भी संदेह करता था। उसको लगता था कि हमेशा हमारे खिलाफ अत्याचार हो रहा है, समस्या हो जाएगी। और जब आप बहुत ज़्यादा संदेह करते हैं तो एक समय के बाद लोग आपके साथ वैसा ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संदेह करने के बाद कोई बचता ही नहीं है जो आपके साथ रहेगा। आपने बार बार किसी पे संदेह किया, ये कहा कि नहीं आप ही ने चुराया है, आप ही ने चुराया, आप ही ने चुराया, वो खुद ही कहते हैं हाँ चलो मैंने ही चुराया, बोलो। इब्राहिम लोदी के साथ यही है। इसके समय तक आते आते दरबार के अंदर, अमीरों के अंदर, अधिकारियों के अंदर सुल्तान को लेकर एक अविश्वास बना, और जो सुल्तान भी इनको लेकर अविश्वास में है, और ये अविश्वास लगातार बढ़ रहा है। इसी का परिणाम आप पंजाब के शासक दौलत खान लोदी को देखेंगे, जो खुद इसके परिवार का रिश्तेदार है, चाचा है,
उसके बाद भी अपने भतीजे की कब्र को खनने में पीछे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये उसके प्रति भी खराब व्यवहार करता था। इसके अलावा जो भारत के स्थानीय शासक थे, जैसे राजपूत शासकों के द्वारा भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध था। और आप देखें तो राजपूत शासकों में अगर आप देख रहे हैं तो राणा सांगा जो है इसका विरोध करता है। ये सभी कारण हैं जिससे इब्राहिम लोदी की सत्ता भारत में समाप्त होती है। और जब एक सत्ता समाप्त होती है तो दूसरी सत्ता स्थापित होती है। एक साथ दो सत्ताएं स्थापित नहीं हो सकती। अगर दो सत्ताओं को एक साथ स्थापित करना है तो एक को मरना होगा, एक ही स्थापित होगी। इब्राहिम लोदी के बाद अगर आप देखें, इब्राहिम लोदी के ही समय में देख लें तो अलग अलग हिस्से भारत में ऐसे हो गए हैं जो इब्राहिम लोदी की सत्ता को स्वीकार भी नहीं करते। मतलब इब्राहिम लोदी के पास वो शक्ति नहीं है जो अलाउद्दीन खिलजी के पास है, वो शक्ति नहीं है जो मोहम्मद बिन तुगलक के पास है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह तो हो रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का एरिया भी बहुत बड़ा था। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इब्राहिम लोदी के समय तक ही भारत के अंदर कई छोटे छोटे राज्य बनने लगे, और जो दिल्ली सल्तनत अपनी एकता के लिए जानी जाती थी, वो दिल्ली सल्तनत अब विखंडन के लिए उसको जाना जाने लगा। और जब भी विखंडन होगा, जब भी समस्याएं होंगी, तो उन समस्याओं के बाद अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ सामने आएगी। वो बात सामने आएगी क्या? कि कोई विदेशी व्यक्ति आक्रमण करेगा। इसी क्रम में आप समझें कि भारत में बाबर का आक्रमण हुआ और बाबर ने कई युद्ध लड़े अनवरत। 1526 से बाबर ने लड़ना शुरू किया और 1529 तक बाबर लड़ता रहा। 1526 से 1529 सबसे पहले आप देखते हैं बाबर लगातार संघर्ष करता है भारत में। सबसे पहली लड़ाई लड़ता है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी हारता है और बाबर विजयी होता है। ऊपर का सिंबल मतलब विजयी। ठीक है। फिर दूसरी लड़ाई होती है खानवा की, जो राणा सांगा के साथ होती है। खानवा की लड़ाई ये राजपूतों के साथ है। अगर आप देखें तो 1527 किसके साथ है? राणा सांगा। इसमें राणा सांगा की हार और बाबर की विजय। ठीक है। इसके बाद एक लड़ाई होती है 1528 में, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी, इसमें शासक है मेदिनी राय। हारता है और बाबर विजयी। चंदेरी की लड़ाई हुई है 1528 में। ये आपको सीक्वेंस मिलाने के लिए भी आ सकता है। इसका सीक्वेंस क्या है? 1528 और आखिरी लड़ाई है, अगर आप देखें, आखिरी लड़ाई है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये जो नदी है घाघरा नदी, उसी के आसपास लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान वर्सेस बाबर, जिसमें अफगान हारे और बाबर विजयी हुआ। अफगान हारे और बाबर विजयी हुआ। मतलब जितनी भी लड़ाई भारत में लड़ी गई बाबर के द्वारा, हर लड़ाई में बाबर विजित रहा, किसी में हारा नहीं।
क्या ऐसा है बाबर में, इतना खतरनाक कैसे है बाबर? बाबर यहां पे मेदनी राय, मेदनी राय, ये 1528, 1528 इसमें मेदनी राय हारा था, बाबर विजयी हुआ। आगे है जो घाघरा का युद्ध 1529, अफगानों के खिलाफ लड़ा गया, अफगान हारे और यहां पे भी बाबर विजयी हुआ। अब कहानी शुरू होती है बाबर से। ये तो आपने देख लिया इतने युद्ध लड़े। कौन है बाबर? पिता के वंश से देखोगे तो बाबर तैमूर लंग का वंशज है। तैमूर लंग बहुत खतरनाक योद्धा माना गया है। पितृपक्ष से बाबर, पितृपक्ष से तैमूर लंग का वंशज है। बहुत बड़ा योद्धा है तैमूर लंग, उसका वंशज है। और अगर आप देखें तो मातृपक्ष से मंगोलों का वंशज है। इसकी मां मंगोल वंश की थी और जो मंगोलियों का आक्रमण बहुत खतरनाक माना जाता था कि मंगोलों का आक्रमण हो गया, तो मंगोल और तैमूर दोनों का ब्लड है ये। मां के पक्ष से अगर आप देखें तो मंगोलों से संबंधित है। अब एक बात समझिएगा कि जिसका इतिहास महान होता है वो इतिहास भी महान बनाता है। तो बाबर का इतिहास इसलिए भी महान बना कि उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको ये पता हमारे सामने कोई नहीं है। जो पिता का मेरे वंश है वो तैमूर लंग का वंश है, माता मेरी खुद मंगोलों से संबंधित है। और ये दोनों ही खतरनाक योद्धा प्रजातियां रही हैं जो मध्य एशिया में इनका बड़ा आतंक रहा है। मध्य एशिया में इनके समान शक्तिशाली और कोई भी जो शक्ति नहीं रही। इन दोनों का बड़ा असर था, इनके नाम से लोग भय खाते थे। तो बाबर उसी वंश का है। बाबर भारत में जब आया तो भारत के लोगों ने ही बाबर को बुलाया। दौलत खान लोधी, राणा सांगा ने कहा आइए आप, यहाँ अपार संपत्ति है। इब्राहिम लोधी जो नकारा है, अयोग्य है, आप आइए, यहाँ पे बहुत आपको पैसा मिलेगा, आप फरगना का राज अच्छा कर लेंगे। तो निमंत्रण दे दिया। बाबर काबुल में उस समय बैठा था क्योंकि उसके यहाँ अपने राज्य में अशांति थी, अव्यवस्था का दौर था और वो एक निर्वासित जीवन जी रहा था। काबुल में आके बैठा हुआ था अफगानिस्तान में। जब ये मैसेज पहुंचा तो बाबर को अवसर समझ में आया कि अवसर है भारत, यहां चलना चाहिए। बाबर जब आया तो उसने भारत में एक नई युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। तुगलमा युद्ध पद्धति, तुगलमा युद्ध पद्धति का भारत ने इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे तुगलमा युद्ध पद्धति, इसका मतलब क्या है? तोपों को बेहतर तरीके से सजाने की पद्धति। उसके बाद तोप जो होता है ना, तोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसने युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया और वो भी रणनीति के तहत। तुगलमा युद्ध पद्धति ये मध्य एशिया की पद्धति थी, उसका इस्तेमाल किया यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो रणनीति के लिहाज से एक नया प्रयोग भारत में होने वाला है। तो तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है। और इसके अलावा अगर आप देखें, भारत में तोपों के इस्तेमाल से युद्ध का अपने पक्ष में जो युद्ध को कर लेना, यह भी बाबर ने इसमें अपना प्रयोग किया है। नहीं, इसके पहले दक्षिण भारत में हो चुका था, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भारत में बड़े पैमाने पर तोपों का इस्तेमाल किसने किया, तो बाबर ने किया। ठीक है। अब जो इसके युद्धों में
जो इसको विजय प्राप्त हो रही है, वो विजय कैसे मिल रही है? वो विजय मिल रही है तोपों के प्रयोग से भी। बाबर ने एक आत्मकथा अपने लिखी है, तुझके बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। क्या वो तोपों का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं करते थे, मतलब बड़े पैमाने पर स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का काम बाबर ने किया। अपनी आत्मकथा लिखी, ये आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। तुर्की भाषा में है, ये भी प्रश्न आया हुआ है किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में है, क्योंकि उसी प्रदेश से आ रहा है तो वहाँ की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, शिक्षित व्यक्ति है, और अपनी आत्मकथा लिखता है, जिसमें ये कुछ बातें बताता है। ये कहता है, इसकी आत्मकथा में सूचना मिलती है कि जब ये भारत में आता है तो उस समय भारत में 5 मुस्लिम शासक हैं। कितने मुस्लिम शासक हैं? 5। कहता है कि बंगाल में, दिल्ली में, मालवा में, गुजरात में और बहमनी में 5 मुस्लिम राज्यों की सूचना देता है। 5 हाँ मुस्लिम राज्यों के बारे में बताता है कि भारत में इस समय 5 मुस्लिम राज्य हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। इसके अलावा बाबर, एक लाइन ही लिख दो, इसके अलावा बाबर 2 हिंदू शासकों का भी उल्लेख करता है। इसके अलावा बाबर 2 हिंदू शासकों का भी उल्लेख करता है, जैसे विजयनगर के कृष्णदेवराय का, जैसे विजयनगर के कृष्णदेवराय का, और मेवाड़ के शासक का, और मेवाड़ के शासक का। जैसे विजयनगर के कृष्णदेवराय, मतलब दक्षिण भारत में जब आया था बाबर, तो उस समय दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेवराय उसकी। और दूसरा मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए कि बाबर ने किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, तो मेवाड़ और विजयनगर, ये 2 राज्यों का उल्लेख किया है। और खुद बाबर बताता है कि इस समय कृष्णदेवराय एक बड़ा शक्तिशाली शासक था, जिसका काफी संपन्न प्रदेश था। अब इससे एक बात यह मिलती है कि अगर कृष्णदेवराय ये बात कह रहा है, मान लीजिए अपने राज्य के बारे में, तो उसकी बात भी पुष्ट होती है बाबर के माध्यम से, क्योंकि बाबर एक विदेशी व्यक्ति है, उसके पास ये सूचना पहुंची होगी कि विजयनगर साम्राज्य एक मजबूत राज्य है और वहां एक मजबूत शासक शासन करता है। अगला पॉइंट बनाइए, इसमें कुछ पॉइंट लिख दीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति, तुगलमा, तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, जिसमें तोपों को सजाने की, जिसमें तोपों को सजाने की विशेष पद्धति का इस्तेमाल होता है, जिसमें तोपों को सजाने की विशेष पद्धति का इस्तेमाल होता है। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उस्मानी,
तोपों को सजाने की विशेष पद्धति का इस्तेमाल होता है, ब्रैकेट में उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति क्या है? तोपों को जो विशेष तरीके से जब आप अलग अलग स्थानों पर लगाते हैं, उसका एंगल देखते हैं कि किस स्थान पर अगर हम तोप का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कितना फायदा मिलेगा। और ये सारी पद्धति मध्य एशिया की है। और जब भारत में इसका प्रयोग हुआ तो हाहाकार मच गया युद्ध में, क्योंकि बाबर आता है तो बाबर अपने साथ मध्य एशिया की रणनीतियां भी लेकर आता है, और अभी भारतीय लोग उन रणनीतियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बाबर की विजय रणनीति की विजय है। बाबर रणनीति के साथ लड़ा, इब्राहिम लोदी भीड़ के साथ लड़ा है। हमेशा भीड़ के ऊपर आप देखेंगे कि रणनीति सफल हुई है। बक्सर की लड़ाई में 7,000 अंग्रेज सैनिक हैं, केवल 7,000 से थोड़े से ज्यादा। और अगर आप देखेंगे 3 बड़ी शक्तियां, अवध, बंगाल और खुद मुगल, 3 बड़ी शक्तियां 50,000 से ज्यादा की सेना लेकर लड़ रही हैं, उसके बाद हार गई। इसका मतलब यह है कि भीड़ कभी युद्ध नहीं लड़ सकती। युद्ध लड़ता है सेनापति। सेनापति ठीक तो युद्ध जीत गए, नहीं ठीक तो अच्छी खासी सेना मरवा देगा। इसीलिए आईपीएस जब व्यक्ति बन जाता है तो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि आप ही के दिमाग पे सभी लोग चलते हैं। आपका दिमाग हल्का पड़ा, आप अपने तो जाएंगे ही जाएंगे और लोगों को भी लेके डूब जाएंगे। इसलिए रणनीतियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप युद्ध में देखेंगे कि सबसे पहले सेनापति मारा जाता है, सबसे पहले मेन आदमी मारा जाता है। अगर लड़ाई हो, देखिए आप क्या होता है, मेन जो नेता उसको आप पीट दीजिए, अपने आप काम खत्म। अगर दंगा चल रहा है, आप गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे आप? एक ही काम हो सकता है, वहां का मेन नेता पकड़ लिया जाए, उसी को गायब कर दीजिए वहां से। अभी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाएगा या उसकी पिटाई हो जाए। यही काम उस समय भी होता था, यही काम आज भी है। अगर आप किसी भी आंदोलन को देखें तो आंदोलन को लीड करने वाले कुछ लोग होते हैं, और उन्हीं से आंदोलन की सफलता निर्धारित होती है, असफलता भी निर्धारित होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की सफलता इस बात पर निर्धारित होगी कि उनकी रणनीतियां क्या है, उनको सहयोग कैसा है, और उसी तरीके से वो आगे भी बढ़ते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि बाबर को सहयोग और सफलता इसलिए मिली कि बाबर रणनीति के सहारे लड़ रहा है। बहुत बड़ी सेना नहीं है, 1.5 लाख लोग अगर दौड़ जाते तो 10,000 सिपाही वैसे मर जाते, लेकिन दौड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि उनका सेनापति बैठा हाथी पे। हाथी बैठ के आए झूमते हुए युद्ध करने, मार दिया तीरंदाज ने तीर। यहां समझना इस बात की है कि आप रणनीति के वॉर में कोई भी चूक आपसे नहीं हो सकती। चूक आप करेंगे तो जो हाल इब्राहिम लोदी का हुआ वही हाल आपका भी होगा। तो यहां इस पद्धति को समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट बनाइए। बाबर ने खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा दिया। बाबर ने खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा दिया। ये जिहाद का नारा क्या होता है? धार्मिक नारा होता है, इस्लाम की रक्षा, सच्चे मुसलमान का नियम। जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब जो काफिरों को मार दे, काफिरों को मारने वाला, और गाजी की उपाधि धारण की।
अगला पॉइंट, बाबर के द्वारा आगरा में, बाबर के द्वारा आगरा में ज्यामितीय विधि से, बाबर के द्वारा आगरा में ज्यामितीय विधि से, ज्यामितीय ज्यामितीय विधि से बगीचे लगवाए गए, बगीचे लगवाए गए जिसे हम आज आराम बाग कहते हैं। आगरा जाएं कभी तो आराम बाग घूम के आए, जिसे आज हम आराम बाग कहते हैं आगरा में। आगरा में बहुत सारी चीजें हैं, पागल खाना भी वही है, ताजमहल भी वही है। मतलब अगर कोई गया ताजमहल देखने, पागल हो गया तो वहीं पे वहां निकल ले। आराम बाग देखने गया आराम करने के लिए। आगरा मतलब अपने आप में विलक्षण जगह है। जो शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया वही कैद कर लिया गया। बड़े, जो व्यक्ति किसी से नहीं हारता वो अपने पुत्रों से हारता है, अपने बच्चों से हारता है। शाहजहां हारा भी तो अपने ही बच्चे से। बड़े खून खराबे के बाद गद्दी मिली औरंगजेब को। औरंगजेब का एक भाई था शाह बुलंद इकबाल, औरंगजेब का भाई था, जो अकबर के रूप में उसको लोग मानते थे। बहुत ही लिबरल, उपनिषदों का अनुवाद करने वाला। उसकी हत्या हुई, उसको मारा गया बाद में। तो एक मामला ये हो गया कि भारत से जो सहिष्णुता थी वो समाप्त हो गई उसके मारने के बाद। दारा शिकोह नाम था उसका, दारा शिकोह। दारा शिकोह का मारा जाना, औरंगजेब का गद्दी पर आना, मुगलों के जो विनाश की गति को और तेज करने का काम किया। तो यहां पे समझना पड़ेगा आपको ये बात भी। अगला पॉइंट बनाइए, सड़कों का मापन करने के लिए, सड़कों का मापन करने के लिए बाबर ने गज ए बाबरी, सड़कों का मापन करने के लिए बाबर ने गज ए बाबरी, गज ए बाबरी नामक मापक का प्रयोग किया। गज ए बाबरी नामक मापक का प्रयोग किया। जो आगे भी चलता रहा, जो आगे भी चलता रहा। ठीक, अब आप समझिए कि बाबर ने एक काम किया कि मुगलों को भारत में स्थापित कर दिया, लेकिन राज्य में अभी कोई प्रशासन, कोई राजनीति, कोई व्यवस्था कुछ दे नहीं पाया। बाबर जब तक रहा भारत में केवल संघर्ष करता रहा, कुछ कर नहीं पाया। आप ये कहें कि मुगलों को स्थापित कर गया, अच्छा प्रशासन दे गया, ऐसा कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका पूरा जीवन संघर्ष में बीता भारत में आके। क्योंकि ये थे, भारत के थे नहीं, बाहरी थे, तो हर जगह इनका विरोध हुआ और विरोध के बाद इनको संघर्ष करना पड़ा। तो संघर्ष के बाद की स्थितियां जो बनी, उन स्थितियों ने यहाँ के जो प्रशासन को, राजनीति को डेवलप नहीं होने दिया। अब इसके बाद इसका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं बाबर के बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं। इसका जो शासन काल है वो दो फेज में है। एक तो 1530 से 1540, जब बाबर की मृत्यु हुई 30 में, तब ये गद्दी पर बैठा, ये आया, शासक बना। और दूसरा समय आपको देखते हैं 1555 से 1556, दो फेज में इसका शासन है।
दो हिस्से में, पहला फेज और दूसरा फेज। इसके बीच में नहीं था, इसके बीच में कोई दूसरा है, अफगान है, शेरशाह सूरी। शेर खान नाम था जिसने शेर को मार दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा शेर खान। इसके बीच में एक व्यक्ति आएगा शेर खान, और वही शेर खान बाबर से एक बार मिलता है, और जब बाबर से मिलता है तो बाबर ने उसको सावधान किया, अपने पुत्र हुमायूं को कहा, हुमायूं सावधान रहना इस व्यक्ति से। पूछा क्यों पिताजी? अब्बाजान क्यों ऐसा? ऐसा है बेटा कि इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो मेरे अंदर है। और ये स्टेटमेंट है, पूरा इतिहासकारों ने इसको कोट किया है, बाबर ने इस बात को कहा है कि हिंदुस्तान के बादशाह बनने के सारे गुण हैं शेर खान के अंदर। अफगान सिपाही था वो, लेकिन जब उसकी महत्वाकांक्षा थी कि एक बार मैं मिलूं बाबर से, जब मिला बाबर ने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, उसने बाबर को देखा, तो दो योग्य लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो आभास तो हो ही जाता है कि इसका असर क्या आगे आने वाले समय में होगा। जब वो गया तो हुमायूं को समझाया उसने, कहे बेटा इससे सावधान रहना, इसको अपनी सेना में तो रख लिया लेकिन ये खतरनाक बहुत है, अफगान है और अफगानों को एकजुट कर सकता है। इन्हीं अफगानों को घाघरा के युद्ध में मैंने हराया है और यहाँ पे सत्ता प्राप्त किया है। ये अफगानों की सेना से निकल के आया है और इसके अंदर अफगानों को एकजुट करने की क्षमता है। मुसलमान ये भी। अब हुमायूं को लगा ठीक है पिताजी बोल रहे हैं, बोलते रहे, मामला बीच में पलट दिया। 40 के बाद अगर आप देखें तो हम इस बात को समझते हैं कि कैसे जो चीजें हमारे सामने आती हैं कि 1540 के बाद क्या रहा, कैसे रहा, क्या नाम है? अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है। क्या कहानी चल रही है, क्या लिखा है यहाँ पे? हुमायूं। हुमायूं के बारे में कहानी चल रही है, मुगल राजवंश की कहानी है। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बाद में पूछ लेना, पहले अभी समझो क्या मामला है। तो हुमायूं ने अपने पिता की बात को समझा नहीं। पिता ने समझाया कि शेर खान के अंदर, जो शेरशाह सूरी है, उसके अंदर भारत का बादशाह बनने के सारे गुण हैं और यह अफगानों को एकजुट कर सकता है। जैसे मैंने जिहाद का नारा दिया तो राजपूतों को हरा दिया, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर इसका भी है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, और अगर ये बात तुम समझ जाओगे तो समस्या, अभी सांप ज्यादा जो विषैला नहीं है, अभी मारा जा सकता है। हुमायूं ने कहा कि ठीक है, देखेंगे, सांप जब काटने का प्रयास करेगा तो मार देंगे। हल्के में लिया, बाद में इस सांप ने इन्हीं को डस लिया। हुमायूं लड़खड़ाने लगे। 40 के बाद लड़खड़ा रहे हैं 15 साल, बादशाह थे भारत के लेकिन लड़खड़ा रहे हैं 15 साल। उसी लड़खड़ाने में ही अकबर का जन्म हुआ था। अकबर इसी समय जन्मे थे। राजस्थान में एक राजा हैं, अमरकोट के महल में अकबर का जन्म हुआ, राजपूतों के सहयोग, उसमें भी देखिए राजपूतों का सहयोग रहा। घूम रहा है हुमायूं, भाग्य सबसे बड़ा है। जो पिता ने गद्दी दे दिया लेकिन पुत्र संभाल नहीं पाया। आपको पैसा आपके पिता दे दें, कोई राज्य दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर क्षमता नहीं आप में तो उसको बेच देंगे, कुछ काम कर डालेंगे। कुछ अच्छे मित्र आपको मिल गए तो पार्टी कर डालेंगे। भाई मित्र भी तो बढ़िया मिलते हैं आज के समय में। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया, अरे ठीक है, आजकल देख रहा हूं कि बच्चे मैच फिक्सिंग में खूब, मतलब बहुत पैसा लगाते हैं। ये सब क्या है? ये इसी तरह की सोच है कि अच्छाई को आप नहीं स्वीकार करते हो, आपने बुराई को स्वीकार किया। हुमायूं के साथ यही है। बाबर के 4 पुत्र हैं, कामरान, अश्करी, हिंदाल और हुमायूं। कौन कौन? कामरान, अश्करी,
हिंदाल और हुमायूं। तो सबसे बड़ा कौन? हुमायूं। हुमायूं को समझाया, कहा बेटा उत्तराधिकारी तुम ही रहोगे, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं, लेकिन अपने भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहना, छोटे भाई हैं तुम्हारे, अपना स्नेह बनाए रखना, और साम्राज्य का विभाजन मत करना। मतलब उनको कुछ अधिकार दे देना, लेकिन साम्राज्य का विभाजन मत करना, तुम उत्तराधिकारी हो। उसको, बाबर को इस बात का इल्म था, महसूस था उसे, कि अगर राज्य का विभाजन कराया मैंने अपने पुत्रों में तो हुमायूं की सत्ता चल नहीं पाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपने समय से आगे बढ़ जाता है। हुमायूं को एक कदम आगे बढ़ना, तो उसने कहा नहीं, मैं अपने भाइयों को कुछ देना चाहता हूं। एक तो राज्य असंगठित है जो बाबर से मिला, अभी ऑर्गेनाइज नहीं है राज्य। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बाबर जब भारत में आया, जब मुगल स्थापित हुए, तो भारत में अभी ऑर्गेनाइज राज्य नहीं है, अभी संगठन नहीं है। हुमायूं को असंगठित राज्य मिला है, जिसको संगठित करना है, एक अच्छा प्रशासन देना है, राज्य बनाना है, एक अच्छी सेना बनानी है, हर काम करना है। अब उसी में ये चार भाई भी हैं। अब इनका संघर्ष शुरू हुआ। अब ये संघर्ष जब शुरू हुआ तो आप देखते हैं कि अफगानों की समस्या, भाइयों की समस्या, जो विरोधियों की समस्या, कई समस्याएं, जो प्रशासनिक कोई ढांचा नहीं है, 4-5 समस्याएं ऐसी हैं जो हुमायूं के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। एक तरफ उसके जो भाई हैं कामरान, अश्करी, हिंदाल, वो एकदम लड़ने को आमादा है अपने भाई से। एक तरफ जो अफगान है भारत में, जिनका नेता है शेर शाह, वो अंदर अंदर पूरी तैयारी कर रहा है। एक तरफ अमीर हैं जो मुगलों के, उनके अंदर भी चल रहा है कि क्या हटा दिया जाए इसको क्या। इसके अलावा भारत में अभी मुगलों का कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं। ये सारी समस्याएं हुमायूं के सामने हैं। अब इसी क्रम में हुमायूं को अपने विरोधियों को समाप्त करना पड़ा। तो 1531 में एक अभियान छेड़ता है हुमायूं, कालिंजर का अभियान। कौन सा अभियान? कालिंजर का अभियान। एक दो बात लिखो हुमायूं पर, हुमायूं हेडिंग बना के एक दो बात लिखो। पहले एक दो बात लिखिए। बाबर ने अपने 4 पुत्रों में से, बाबर ने अपने 4 पुत्रों में से हुमायूं को, बाबर ने अपने 4 पुत्रों में से हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। बाबर ने अपने 4 पुत्रों में से हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे अपने भाइयों के साथ, और उसे अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहने की सलाह दी, प्रेम से रहने की सलाह दी। किंतु साम्राज्य बांटने से मना किया, किंतु साम्राज्य को बांटने से मना किया। मना किया, अगला पॉइंट बनाइए। किंतु साम्राज्य को बांटने से मना किया। अगला पॉइंट, हुमायूं अपने शासनकाल में ही, हुमायूं अपने शासनकाल में ही कई समस्याओं से घिर गया, कई समस्याओं से घिर गया। अपने शासनकाल में कई समस्याओं से घिर गया, क्योंकि बाबर से उसे एक कमजोर और असंगठित राज्य मिला था, क्योंकि बाबर से उसे एक कमजोर और असंगठित राज्य मिला था।
और उसके सामने कई समस्याएं खड़ी थीं, और उसके सामने कई समस्याएं खड़ी थीं, जैसे अफगानों की समस्या, भाइयों की समस्या, अफगानों की समस्या, भाइयों की समस्या, विरोधियों की समस्या, विरोधियों की समस्या और राज्य का प्रशासनिक ढांचा निर्मित करने की समस्या, और राज्य के प्रशासनिक ढांचे को निर्मित करने की समस्या, राज्य के प्रशासनिक ढांचे को निर्मित करने की समस्या। अब इतनी समस्याएं हैं हुमायूं के सामने। अभी तक आपने समझा कि कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या क्या है कि राज्य मिला वो असंगठित, कमजोर, कई विरोधी। अगर आपको कुछ भी प्राप्त हो और अच्छा ना प्राप्त हो, तो एक चीज तो ये है कि आप बहुत मजबूत हो, उस चीज को अच्छा कर लें तो आप जी सकते हैं। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप हट जाएंगे, क्योंकि आपके नीचे जो लोग हैं वो आपको उसी शर्त पे रहने देंगे जब तक आप योग्यता का प्रदर्शन करें। अगर आप योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे तो फिर आपका रहना शासन में संभव नहीं है। इसी क्रम में हुमायूं अब ये प्रयास करेगा कि उसकी योग्यता, उसके साहस, उसके युद्ध कौशल को लोग समझें और मानें। इसी क्रम में पहला अभियान करता है कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान, कालिंजर का अभियान ये 1531 में करता है। 1530 में गद्दी पर आया, 1531 में कालिंजर का अभियान करता है। कालिंजर का अभियान क्यों किया? क्योंकि अफगानों से बहुत बड़ी शत्रुता थी। अफगानों के खिलाफ, अफगानों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा, कालिंजर का अभियान। क्यों? अगर आप देखेंगे कालिंजर का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। और ये अफगानों को मदद देता था। जो यहां का शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, और वो अफगानों को मदद देता था। और अगर कालिंजर राज्य इसे मदद देता रहेगा तो हुमायूं की सत्ता बहुत दिन तक चल नहीं सकती। इसलिए अपने विरोधियों को भी समाप्त करना पड़ेगा। जो हमारे शत्रु का मित्र है वो हमारा भी शत्रु है। तो शत्रु का मित्र कौन है? अफगानों का मित्र कौन है? प्रताप रुद्रदेव। उसका राज्य क्या है? कालिंजर। कालिंजर को समाप्त करना इसलिए जरूरी था, इसीलिए हमला किया। और इस संघर्ष में अगर आप देखें तो उसको विजय मिली और बड़े पैमाने पर धन की प्राप्ति करके आया। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक शक्ति का प्रदर्शन किया हुमायूं ने, उसको सफलता भी मिली। और यहां पर जब वो आया वापस तो यहां के जो शासक ने ये वचन दिया कि हम आपके साथ रहेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, अफगानों की सहायता नहीं करेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। मतलब अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए हुमायूं ने पहला संघर्ष किया। वो संघर्ष कौन सा संघर्ष है? कालिंजर का। कालिंजर के संघर्ष में उसको विजय मिली, और वो विजय इस बात का संकेत कर रही है कि हुमायूं को अपार धन मिलता है, और अपने राज्य का संगठन करने की जो उसकी जिम्मेदारी थी उसका संगठन तब हो पाएगा जब धन मिले, पैसा मिले।
और यहां पर उसे बड़ा पैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, एक दो लाइन लिख दीजिए इसमें। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे। हाँ ऑन कर। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, इसलिए उन्हें रोकना आवश्यक था। इसलिए उन्हें रोकना आवश्यक था। किंतु इससे पहले कालिंजर का शासक हुमायूं के खिलाफ जा रहा था। किंतु इससे पहले कालिंजर का शासक कौन था? जो प्रताप रुद्रदेव हुमायूं के खिलाफ जा रहा था। इसलिए इससे संघर्ष करना अनिवार्य हो चुका था। इस संघर्ष में हुमायूं को सफलता मिली और यहां के शासक से संधि करके वापस आया। फिर अगला संघर्ष दौरा का युद्ध। दौरा वही सीक्वेंस वाइज चलेगा। 1532 दौरा का युद्ध। इसके लिए एक शब्द और आता है, देहरिया का युद्ध। देहरिया का युद्ध। स्टेट पीसेस में ऐसे आपको जो सीधे प्रश्न आ जाते हैं, आपको यूपीएससी में भी सीक्वेंस वाइज भी ऐसे प्रश्न आते हैं, कौन सा युद्ध का सीक्वेंस क्या है, किस युद्ध में क्या घटना घटित हुई, किसका क्या असर रहा। तो देहरिया का युद्ध 1532, इसमें लिखिए इस समय तक आते आते अफगान धीरे धीरे कई हिस्सों को जीतने लगे। इस समय तक आते आते अफगान कई हिस्सों को जीतने लगे। जैसे उन्होंने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। इसलिए हुमायूं को उनके खिलाफ संघर्ष छेड़ना पड़ा। शुरुआती समय में हुमायूं को सफलता मिली और यह संघर्ष उसके पक्ष में
उसके पक्ष में रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक ये स्थिति बनी हुई है कि हुमायूं जहां जहां जा रहा है उसको विजय मिल रही है, अभी वो पीछे नहीं हट रहा है, संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप अचानक अभी देखेंगे कि हुमायूं की हालत जो है कमजोर हो जाएगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि हुमायूं उन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाएगा। तो यहां आपको एक बात समझनी है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का ही दास होता है। आपकी परिस्थितियां जैसी हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व है। आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं तो आप अच्छे दिखेंगे, आपकी परिस्थितियां खराब हैं तो आप खराब दिखेंगे। यहां हुमायूं की परिस्थितियां आरंभिक समय में वो संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करते करते उसकी परिस्थितियां बेहतर हैं, तो बेहतर हैं तो आपको ठीक दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो आगे चल के इसका एक संघर्ष और हुआ, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष। अगला पॉइंट बनाओ, गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष। गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष 1535 से 1536 के बीच। गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष 1535 से 1536 के बीच। 1535 से 1536 इस संघर्ष में हुमायूं की विजय हुई, बस इतना लिख दो। इस संघर्ष में 1535 से 1536 इस संघर्ष में हुमायूं की विजय हुई। चुनार, अब आ जाइए, यहीं से इनकी असफलता की कहानी शुरू हो गई। चुनार का किला, चुनार का किला, क्या नाम सुना है चुनार का आपने? चंद्रकांता एक सीरियल आता था पहले, अगर आप लोग तो बड़े छोटे रहे होंगे, आपको याद भी नहीं होगा। बहुत पहले एक सीरियल आता था चंद्रकांता, उसमें जो चुनार का किला था जो गंगा के किनारे है, अभी भी आप जाएंगे तो मिर्जापुर में एक स्थान है चुनार, और वहीं पर एक बहुत बड़ा किला है, अभी वहाँ पीएससी रहती है। ये किला इतना महत्वपूर्ण था कि जो इस पे अधिकार कर लेता था, पूरब में उसकी बड़ी ही शक्ति की मान्यता होती थी। चुनार पर ऐसा क्या हुआ कि ये अधिकार नहीं कर पाया? चुनार के किले की जो मलिका थी उसका नाम था लाड मलिका। वो एक विधवा महिला थी। उस महिला के साथ शेर खान ने अपना विवाह किया। बड़ा होशियार व्यक्ति था। शेर खान ने कहा कि हमसे विवाह कर लो। उसको भी लगा कि उस समय में जो मजबूत आदमी था शेर खान, उसने विवाह कर लिया। और बाद में जो पूरब का एक मजबूत किला चुनार इसके हाथ लग गया। उस पर कंट्रोल करने के लिए हुमायूं ने अपना प्रयास किया, और वो प्रयास बाद में इतना खतरनाक हुआ कि हुमायूं को हर जगह उलझना पड़ा चुनार के अधिकारता को लेकर। कई महीने तक घेरा डाला रहा, और बीच में अंदर ही अंदर शेरशाह कब छोड़कर चुनार का किला अलग हट गया, वो बंगाल चला गया, पता ही नहीं चला हुमायूं को। और वहां जाकर उसने अपनी तैयारी युद्ध की शुरू कर दिया। तो ये जो किला है ये काफी महत्वपूर्ण किला है, जिसको लेकर इतिहास में एक बात रखी जाती है कि चुनार के किले पर अगर जिसका अधिकार हो जाएगा, वो उस इलाके में उसका फिर कोई भी सानी नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई लड़ नहीं पाएगा। लेकिन यहां असफलता हाथ लगी हुमायूं को। तो एक दो बातें लिखिए। चुनार का घेरा, चुनार का घेरा 1538 से 1539, 1538 से 1539, एक साल तक घेरा डाल रखा। 1538 से 1539, इसका मतलब क्या है?
1 साल तक घेरा डाल रखा। 1 साल तक का मतलब कि लगातार, कि कोई सामान ना आने देना, न कोई सामान अंदर से आ पाए न जा पाए। क्या होता है ये कि अगर आपने किसी स्थान का जो घेरा डाल दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप वहां के आवागमन के साधनों को बंद करना चाहते हैं, आप वहां की जो रसद आपूर्ति को बंद करना चाहते हैं, आप वहां पर जो कुछ भी अवेलेबल हो सकता है उन सारी चीजों को बंद करना चाहते हैं। घेरा इसलिए डाला जाता है। 1 साल तक घेरा डाला, लेकिन उसका मतलब क्या निकला? इसमें आप देखें, हुमायूं को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और उसके बाद अपना जो जो घेरा उठाकर उसको अपनी राजधानी दिल्ली वापस आना पड़ा। मतलब 1 साल तक फालतू में सेनाएं वहां पर खड़ी रहीं, लेकिन उसकी सफलता कुछ भी हाथ नहीं लगी। तो जो चुनार का घेरा है उसमें सफलता नहीं मिली, मतलब यहां से असफलता हाथ लगना शुरू हो गई हुमायूं को। अगली बात, चौसा का युद्ध। चौसा, क्या करें? हाँ, अभी जो पीएससी लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि इस समय जितने भी ऐतिहासिक इमारतें या तो आर्मी लगी या तो फोर्स रह रही है वहां, उस पे उन्हीं का कंट्रोल है। अब किसी आदमी को तो रख नहीं सकते वहां, नहीं तो खुद ही राजा बनने लग जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं या जो बड़े बड़े किले हैं, या तो आर्मी के अंडर में है, आर्मी उस पर रूल करती है, आर्मी के अधिकारी रहते हैं, बढ़िया आप आर्मी में हो जाइए। खूब बढ़िया बढ़िया बंगले उनके उसी में हैं, जो किले में, अपना उसी में रहते हैं अच्छे से। तो यहां एक बात समझना पड़ेगा कि कैसे चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट बनाइए, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध है 1539। एक आम की भी प्रजाति है चौसा आम, जो बिहार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चौसा आम आपके बिहार में होता है, बिहार के आसपास उत्तर प्रदेश होता है ना। चौसा आम ठीक आम होता है, मीठा आम होता है, खाने लायक। आसपास बहुत जो जो बगीचे भी हैं, इसीलिए वहां से जो आम निकलता है उसको चौसा आम कहते हैं आप। चौसा के युद्ध में हुआ क्या? चौसा के युद्ध में हुमायूं की हालत हो गई बड़ी खराब। कैसे? लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा आया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कर्मनासा नदी में कूदना पड़ा। एक नदी है कर्मनासा नदी, जहां पे सारे कर्मों का नाश हो जाता है, तब उस नदी में व्यक्ति नहाता है। तो कर्मनाशा नदी में अपनी जान बचाने, इतना खतरा हो गया कि हुमायूं अगर उस नदी में नहीं कूदता तो उसकी जान नहीं बचती। कूद गया, एक मल्लाह ने जान बचाई उसकी कूद के। मल्लाह मतलब भिस्ती, जो नाव चलाता है, खेता है। मल्लाह मतलब वो नाव चलाने वाला। गंगा के किनारे जाओगे तो मल्लाह दिखेंगे तुम्हें, और बड़े मजबूत होते हैं। एक डंडा तुम्हें मार दे तो तुम जा नहीं सकते इधर से उधर, बड़े मजबूत होते हैं। हमारी मुलाकात है उनसे, हाथों में बड़ी शक्ति होती है, उनको कुछ पता नहीं है। मल्लाहों का जैसे आप जो बनारस में आप चले जाइए, जो भी किनारे हैं वहां आपको मल्लाह मिलेंगे। मोनोपोली है, हमारी नाव चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, और अगर आप लेके अपनी नाव चलेंगे तो आपको चलने नहीं देंगे। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मल्लाह हैं, एक मल्लाह ने हुमायूं की जान बचाई। जब वो कर्मनाशा नदी में कूद गया, वो गया कूद कर उसकी जान बचाया। जानते हो उपहार क्या मांगता है? उपहार, एक जो बादशाह को बचाया था, हुमायूं ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए, तो उसने कहा 1 दिन का बादशाह बना दीजिए हुजूर। 1 दिन का मतलब आपकी जगह 1 दिन मेरा इतिहास में नाम लिखा जाना चाहिए कि मैं बादशाह रहा हूं मुगलों का। गजब का उपहार मांगा भाई। इसीलिए 1 दिन का बादशाह बनाया था हुमायूं ने उसे। कहा चलो ये बात मान लिया, तुमने मेरी जान बचाई, मेरे जान की कीमत 1 दिन की बादशाहत है। तो मानना पड़ेगा इस मल्लाह को भी, बड़ा जो महत्वाकांक्षी था।
उसकी जान बचाई और उसके बदले हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बनाया, एक दिन का हिंदुस्तान का बादशाह उसे जो स्वीकार किया गया, कहा गया कि तुम बादशाह रहोगे। ठीक है, तो इस युद्ध में आपने देखा, चौसा युद्ध में हुमायूं की हालत, मरते मरते हुमायूं बचा, मर गया था, लेकिन उसको जान बख्शने वाला एक मल्लाह है जो उसको कूद के बचा लेता, नहीं उसी समय काम खत्म हो गया था। आप नदी में कूद गए, जो बीच में कूदे होंगे तो वैसे भी जान बचने की संभावना थी नहीं, लेकिन मल्लाह ने बचा लिया तो जान बच गई। इसके बाद एक युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध, 1540, कन्नौज। पंद्रह सौ चालीस कन्नौज का युद्ध। इस संघर्ष में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से हार गया। इस संघर्ष में हुमायूं की हार हुई, हुमायूं की हार और शेरशाह सूरी की विजय हुई। मतलब यहीं से काम खत्म हो गया 1530 से 1540 तक आते आते। यही आपने लिखा था 1530 से 1540 हुमायूं, 40 के बाद तक देखते हैं 15 साल का जो समय है, 40 से लेकर 55 तक का, वो समय है शेरशाह सूरी का। कन्नौज का युद्ध। अब आपके पास अगर सीक्वेंस लगाने को आए तो आपको सीक्वेंसिंग कैसे लगानी है बताइए। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, जो देहरिया का युद्ध अगर आपके सामने आ जाए, कालिंजर का अभियान सबसे पहले 1531, फिर देहरिया का युद्ध, फिर उसके बाद जो बहादुर शाह के साथ संघर्ष, फिर जो चुनार का घेरा, फिर चौसा का युद्ध, फिर बहुत बढ़िया, ये आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए आपसे रिपीट करवा दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए आपने इसको रिपीट किया कि ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ही आपको लगा के आंसर को निकालना है। ठीक है, अब शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन है, कैसे आया, क्या किया, बड़ी इसकी अद्भुत कहानी है। शेर खान नाम है इसका, शेर खान, शेर खान उर्फ शेरशाह। 1540 से अगर आप देखेंगे तो 1545 के बीच इसका शासन रहा, इसके बाद इसके उत्तराधिकारी रहे। 1540 से 1545 इसके जो बचपन की कहानी आप सुनेंगे, पढ़ने में बहुत अच्छा था और इसकी सेवाओं से जो प्रसन्न होकर बाद में इसको बंगाल भेजा गया कि बंगाल के नवाब के यहां सेवा करो जाके। ये जौनपुर में रहता था, ये शेरशाह जो था ये जौनपुर में रहता था, उत्तर प्रदेश में जौनपुर नामक स्थान पे रहता था। इसके पिता बहुत छोटे से जमींदार थे, उनका लड़का था, बचपन से ही बड़ा ही मेधावी और बड़ा ही तेजस्वी था, शक्तिशाली था, और इसकी सेवाओं से, इसकी योग्यता से प्रभावित होकर उस समय बंगाल जो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ करता था, तो बंगाल इसको भेजा गया। जो व्यक्ति योग्य होता है उसको एक बार प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आदमी निकल जाता है। तो बंगाल पहुंचा। बंगाल पहुंचने के बाद बंगाल के नवाब, एक नौहानी खान थे बंगाल के नवाब, वो सारे लोग गए शिकार पर, अचानक शेर आ गया। शेर जो बंगाल के नवाब के ऊपर वो झपट्टा मारने ही वाला था, एक तलवार के वार से शेर को मार गिराया। इसलिए उसने उपाधि दिया शेर खान, तुम शेर की तरह से हो, साहस में, उत्साह में। और वहीं से उभार इसका होना शुरू हो गया।
धीरे धीरे इसको एक बात समझ में आई कि अफगान भारत में एकजुट हो जाएं तो मुगलों की सत्ता को हटाया जा सकता है। अफगानों की सत्ता को स्थापित करना इसका स्वप्न था। उसी स्वप्न के ही तहत बहुत सारे संबंध इसने बनाए, चाहे वो चुनार की जो रानी थी उसके साथ, चाहे जो अन्य थे बंगाल के नवाब के साथ, तो उसके संबंध अच्छे थे ही क्योंकि वो बंगाल से ही आया था। तो जब वो भागा बंगाल तो वहां पर उसको पूरा सहयोग मिला क्योंकि वो वहीं से आया था, उसकी योग्यता से हर व्यक्ति प्रभावित था। तो यहां समझना पड़ेगा कि शेरशाह सूरी कैसे बना। यह बना अपनी परिस्थितियों से, दूरदर्शी व्यक्ति था। एक बात कही जाती है कि इसके अंदर लोमड़ी सी चालाकी थी और शेर का साहस था। लोमड़ी के समान चालाक था। हुमायूं आया, चुनार 1 साल तक घेरा डाला, चंपत हो गया, लड़ा ही नहीं वहां। उसको यह पता था कि अभी आने दो मेमने को, जो शिकार पर, अपने इलाके में शिकार करूंगा। तो मेमना वहां पहुंचा तो कन्नौज की लड़ाई में हो गया शिकार, हार गया। भागना पड़ा हुमायूं को, भागना पड़ा। निर्वासित जीवन, 15 साल का निर्वासित जीवन, भटकते 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 भटकते। बड़ी समस्या रही हुमायूं के जीवन में, और वो भटकाव आया शेरशाह के कारण, क्योंकि शेरशाह योग्य था, उसके सामने कोई नहीं चल सकता था। आपने थोड़ी सी गलती किया तो लोमड़ी के समान वो तेज है, और थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे होंगे तो शेर के समान बहादुर भी है, आपका शिकार भी कर लेगा। इसीलिए यह समझना पड़ेगा कि शेरशाह सूरी क्यों सफल हुआ। जब इसको सफलता मिली तो हुमायूं के सामने जो समस्या थी वही सेम समस्या शेरशाह के पास भी थी। एक तो हुमायूं के वापसी का खतरा, क्योंकि हुमायूं भागा था तो वो कभी भी आ सकता है क्योंकि ये राज्य उसी का है। पहली समस्या तो यही है कि शेरशाह जब आता है गद्दी पर तो उसके सामने पहली समस्या हुमायूं के भारत वापस आने की है। दूसरी समस्या है जो अफगान सरदार हैं, तो ये बहुत छोटे सिपाही से उठ के आया था, उन सरदारों को कैसे संतुष्ट करे कि मैं शासक बनूंगा। अफगान सरदारों को संतुष्ट करने की समस्या, उनकी महत्वाकांक्षाओं को रोकने की समस्या। तीसरी बात, जो प्रशासनिक अव्यवस्था थी हुमायूं के समय में, वही प्रशासनिक अव्यवस्था अभी भी बनी हुई है, तो कैसे एक बेहतर प्रशासन दिया जाए। चौथी बात, अगर आप देखें तो इसने एक काम यह किया कि सबसे पहले अपने प्रशासन को मजबूत करना होगा। मेरी जहां पर गद्दी है मैं उसे मजबूत करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। इसीलिए इसने यह कहा कि सुल्तान ही सभी शक्तियों का केंद्र है, मतलब शेरशाह सूरी सभी शक्तियां उसी में समाई हुई हैं, जो कुछ भी होगा उसके द्वारा होगा। शेरशाह सूरी एक निरंकुश शासक होते हुए भी जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला शासक था। कई काम किए इसने, जैसे अगर आप देखें कई सड़कों का निर्माण कराया, कई ऐसे स्थान बनाए जहां लोग रुक कर छां ले सकते थे। जैसे अभी गर्मी पड़ रही तो सराय की स्थापना करने का काम किया, एक अच्छा प्रशासन देने का काम किया, बेहतर तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि अच्छा प्रशासन होगा तभी राज्य चल सकता है, तभी अर्थव्यवस्था चल सकती है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो यहां हमें समझना पड़ेगा कि शेरशाह सूरी कैसे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले इसने कई विभागों का निर्माण किया। कहा कि अपना प्रशासन चलाना है तो क्या करते हैं हम, कई विभाग बनाते हैं, कई डिपार्टमेंट बनाते हैं। और उसके लिए अगर आप देखेंगे एक ऐसा विभाग बनाया जो टैक्स को वसूलेगा, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत एक ऐसा विभाग जो टैक्स की वसूली करेगा, राजस्व की वसूली करेगा, क्योंकि बिना राजस्व के कोई भी राज्य नहीं चल सकता। आज भी आप देखिए आपका देश कैसे चलेगा, टैक्स से।
आपका प्रशासन कैसे चलेगा? टैक्स से। अधिकारियों को वेतन कैसे जाएगा? टैक्स से। आपकी सड़कें कैसे बनेंगी? टैक्स से। तो यह समझना पड़ेगा कि कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए आपको एक नया विभाग बनाना पड़ेगा, दीवाने विजारत। तो एक पॉइंट नोट करो, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब भारत में शासक बना, शेरशाह सूरी जब भारत में शासक बना तो उसके सामने शेरशाह सूरी जब भारत में शासक बना तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां, उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हमें दिखाई देती हैं। कई बड़ी चुनौतियां हमें दिखाई देती हैं, जैसे हुमायूं पुनः भारत आ सकता था। जैसे हुमायूं पुनः भारत आ सकता था। अगला पॉइंट, अफगान शासकों की महत्वाकांक्षा पर रोक लगाना। अफगान शासकों की महत्वाकांक्षा पर रोक लगाना। हुमायूं पुनः भारत आ सकता था, अफगान शासकों की महत्वाकांक्षा पर रोक लगाना। एवं प्रशासनिक सुधार करना। अगला पॉइंट, एवं प्रशासनिक सुधार करना। अगला पॉइंट बनाए, इन्हीं प्रशासनिक सुधारों के तहत शेरशाह के द्वारा कई सुधार किए गए। शेरशाह के द्वारा कई सुधार किए गए। जैसे शेरशाह के द्वारा कई सुधार किए गए, जैसे सुल्तान ही सभी शक्तियों का केंद्र है। जैसे सुल्तान ही सभी शक्तियों का केंद्र है, किंतु निरंकुश होते हुए भी शेरशाह जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला शासक था। जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला शासक था। अगला पॉइंट, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसे निर्मित किया? इसके अंतर्गत शेरशाह ने कई विभागों का निर्माण किया। इसके अंतर्गत शेरशाह ने कई विभागों का निर्माण किया, जैसे दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत, यह विभाग लगान और वित्त संबंधी मामले देखता था। यह विभाग लगान और वित्त संबंधी मामले देखता था। लगान और वित्त, फाइनेंस, लगान और वित्त संबंधी मामले देखता था। अगला पॉइंट, दीवान ए आरिज।
एक नया विभाग बनाया, दीवान आरिज। यह सैन्य विभाग था, यह आरिज, यह सैन्य विभाग था। इसके अलावा एक विभाग बनाया दीवान इंसा, दीवान ए इंसा, दीवान इंसा। अब ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है, ये विभागों का स्ट्रक्चर, दीवान इंसा ये गुप्तचर विभाग था, ये जो गुप्तचर विभाग था, ये गुप्तचर विभाग था। इसका अधिकारी बनाया गया दबीर। अधिकारी कौन है? दबीर। आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। अगर आपको दिल्ली सल्तनत याद आ रही होगी तो आपको ये सारी चीजें याद आनी चाहिए कि जो भी अच्छा कोई भी प्रशासक बनेगा वो अपना सैन्य विभाग बनाएगा, अपनी नौकरशाही बनाएगा, अपना सिस्टम बनाएगा, नहीं तो सिस्टम से नहीं चल पाएगा। अधिकारी है, ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी है, अधिकारी है दबीर। इसके अलावा आप देखते हैं एक विभाग और बनाया, दीवान ए रिसालत। यह धार्मिक विभाग था। दीवान ए रिसालत एक धार्मिक विभाग था और इसके अधिकारी को कहा गया सद्र। क्या कहा गया? सद्र। ठीक है। हाँ, और ये काम ये भी करता था, ये न्याय विभाग भी था, इसके द्वारा न्याय भी किया जाता था। तो दीवाने रिसालत के दो काम हैं, एक तो धार्मिक काम और दूसरा न्याय का काम भी। ये स्ट्रक्चर आपको केंद्र में दिख रहा है जहां पर शेरशाह सूरी बैठता है, और ऐसा स्ट्रक्चर उसने प्रांत में भी बनाया था। तो आज केवल इतना ही, कल हम लोग चर्चा करेंगे प्रांत पे। ठीक है।